इसी दौरान हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, ये बताओ कि यार लड्डू कौन खा सकता है। अब क्या बताएं वैसे। बड़ा ही अ, अजीब किस्सा था ये, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लड्डू मेरा फेवरेट था, और फिर बेसन के लड्डू तो और भी ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं मुझे। तो लड्डू का नाम सुनकर हमने कहा खा लेंगे यार। हम, यार नहीं ऐसे नहीं, साथ लगा के खाएंगे। तो चलो कोई सर्दी में लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो वो सब जगह आते हैं, हर किसी के आते हैं, चाहे वो अ, किसी भी फील्ड में टॉप मोस्ट पर बैठे हुए या किसी भी फील्ड में जो निचले तबके पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं। ये उतार चढ़ाव तो चलते हैं। कि मुझे लगा कि कोई आया है, उसने मेरी उंगली थामी है और मुझे उस भंवर से बाहर निकाला। नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और आज वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो एक लेखक हैं और उन्होंने जो है एक किताब लिखी है जिसका नाम है बातें बड़े बाबू की। ये लेखक हैं, ये तो खास बात है ही है, लेकिन ये लेखक जो है अपना जुनून अपना पैशन जो है इन्होंने नौकरी को साथ साथ करते करते अपना जो है जुनून और पैशन को जो है वो जिंदा रखा है। ये एक खास बात है, क्योंकि लेखक होना तो बड़ी बात है ही है, लेकिन उसके साथ साथ नौकरी के साथ साथ इन्होंने अपना पैशन को जो जिंदा रखा वो एक खास बात है। तो चंद्र प्रकाश जी, आपका इस वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश जी ये बताइए कि अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर बैकग्राउंड में तो कुछ ऐसा नहीं है जो जिसको बयां किया जाए, लेकिन यह है, बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन एक स्मूथ वे में हमारा जो कुछ भी समय अतीत में गुजरा वो बहुत बढ़िया रहा। तो इसमें कुछ खास नहीं था। धीरे धीरे मैं बैंकिंग सेक्टर में गया, और वहां से जो मेरा शौक था लिखने का, और इसके साथ ही पोइट्री का शौक भी था, और एक्टिंग वगैरह, ये सारे शौक जो कलाकार के जीवन में होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, वो सारे शौक में यदा कदा उसे निभा लिया था। बस यही मेरा बैकग्राउंड है, और आगे चलकर मैंने ये लेखन के क्षेत्र में अपने को प्रस्तुत किया है। तो ये लेखन की शुरुआत एग्जैक्टली हुई कब? जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर ये एक्चुअली कहा जाए तो मेरे लेखन की शुरुआत, या ये कहिए कि अ, ये कंटेंट्स मेरे जहन में हरी घास पर, वहां से शुरू हुए। हरी घास पर से शुरू हुए, और धीरे धीरे चलते चलते ये एक समझिए कि अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए ये अब आपके समक्ष हैं। और हरी घास पर मैं थोड़ा सा जरूर शेयर करना चाहूंगा अपने दर्शकों से, आपसे, कि हरी घास पर घंटे हुए, जहां से मेरी शुरुआत हुई लेखन को, और ये जितने कंटेंट्स मेरे ध्यान में आते थे उनकी जो, वहीं से ये उद्गम है वो हरी घास पर। सर पहले हमारे समय में, काफी समय पहले की बात है, करीब 85 ये समय होगा। वहां पे हमारा एक हुआ करता था, एक परिपाटी हुआ करती थी कि शाम को हम लोग सारे के सारे, जो समाज अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे बुजुर्ग हुए, महिलाएं हुए, बच्चे हुए और यूथ हुए, ये सारे पार्ट्स पहले बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जो होते थे बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। घास भी अच्छी हुआ करती थी, कोई खराब नहीं करता था। तो वहीं पे हम लोग बैठा करते थे, तो वहां से ये शुरुआत हुई। हम भी कुछ पल गुजार लिया करते थे, कुछ दोस्त थे, दो तीन दोस्त थे हम लोग, हम लोग वहां पे जरूर बैठा करते थे।
तो वहां पर जब बैठते थे तो वहां एक समझिए एक वाक्य हुआ। तो वहां उस वाक्य से मेरी शुरुआत हुई लिखने की, और मैंने उस जो वो वाक्य हुआ था उसको मैंने सर्वप्रथम अपने लेखन में शुमार किया। और आप लोगों की और दर्शकों के, पहले सुनने वाले ज्यादा हुआ करते थे, दर्शक नहीं होते थे। तो सुनने वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने किताब भी लिखी है, मेरी पोएट्री, और एक उपन्यास भी जल्दी ही आप लोगों सबके तो उस सामने आ। वाक्य को शेयर करना चाहेंगे अगर आपको सही लगे तो। हाँ, जी जी जी। जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगा सर। हम दरअसल तीन दोस्त हुआ करते थे। उनमें से एक दोस्त को अभी भी हम लोग आपस में बैठते उठते हैं, और फोन पर तो होता ही है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी बरकरार। तो हम तीन दोस्त जब वहां पे बैठे थे, कॉलेज ऑफ हो चुका था, और उसके बाद हमने कहा चलो शाम एज यूजुअल पार्क में बिताई जाए। तो बड़ा अच्छा माहौल था, सब लोग बैठे हुए थे अपने अपने कैटेगरी वाइज, जो बुजुर्ग अलग गुट बनाकर बातें कर रहे थे, बच्चे अलग खेल रहे थे, यूथ अपने तरीके से, महिलाएं अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। वो एक लगभग 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो कुछ भी होता था, ये जो समय था बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय था। हम भी बैठ गए, और इसी दौरान हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, ये बताओ कि यार लड्डू कौन खा सकता है। अब क्या बताएं, वैसे बड़ा ही अजीब किस्सा था ये, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लड्डू मेरा फेवरेट था, और फिर बेसन के लड्डू तो और भी ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं मेरे। तो लड्डू का नाम सुनकर हमने कहा खा लेंगे यार। हम, यार नहीं ऐसे नहीं, शर्त लगा के खाएंगे। तो चलो कोई शर्त भी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले हम काफी कुछ खा लिया करते थे, तो काफी तादाद में भी खा लिया करते थे लेकिन अब तो आ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ज्यादा मन नहीं है। तो ठीक है भाई, 1 किलो खा लोगे? यार 1 किलो क्या, 2 किलो मंगा लो, 2 किलो भी खा लेंगे। जूस भी था, उम्र भी ऐसी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 किलो मंगाते हैं पहले, अगर ये खा लिया तो फिर 1 किलो और मंगा लेंगे। मैंने कहा ऐसा भी सही है। तो तीनों दोस्तों के सामने ये शर्त लगी, और मैं उस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हुआ। मेरे साथ में जो मित्र थे उन्होंने 1 किलो लड्डू मंगाया। पहले लड्डू डब्बों में नहीं, वो लिफाफे होते थे बड़े, उस लिफाफे में डाल के 1 किलो लड्डू, और साथ में पॉलीथीन होती थी। सो वो पॉलीथीन और ऊपर कागज का लिफाफा, उसके अंदर मेरे फेवरेट बेसन के। अच्छा तो बहुत लगा था सर, शुरू शुरू में तो बहुत मैं चाव से खा गया, 2 3 4 5 6। लेकिन उसमें तो करीब करीब 22 24 लड्डू थे। वो इजी काम नहीं था, आसान काम नहीं था मेरे लिए, बावजूद इसके कि मेरा फेवरेट लड्डू हुआ करते थे। लेकिन शुरुआत हो गई, और हमने भी 7 8 लड्डू तो निगल ही लिए थे। लेकिन उसके बाद हमारे को थोड़ा सा महसूस हुआ कि भाई ये तो यार ज्यादा होता है। तो सामने 15 17 और पड़े। ये तो थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा का भी सवाल था। सवाल शर्त हारने का था, बाकी तो सब चीजें चलती ही रहती थी। हमने कहा यार हार नहीं मान सकते। ये तो वही दोस्तों के बीच में थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाएगा। सो हमने क्या किया, यंग बुद्धि थी, तो हमने एक लड्डू निकाला, देखा कोई दोस्त हमें देख तो नहीं रहा है। थोड़ा नजर वजर बचा बुझा के हमने थोड़ा सा शो कर दिया उसे, दाएं बाएं। पहले 2 3 लड्डू तो ऐसे ही हमने फेंक दिए। कभी बच्चों के बीच में तो गिरा हुआ, या बुजुर्गों के बीच में गिरा हुआ, या किसी भी गुट के बीच में गिरा होगा, लेकिन रिस्पॉन्स वहां से कुछ हो, सब साइलेंट।
हमने का सफल हो गए। इस तरह से तो हम 20-22 जितने भी लड़के पड़े हैं इनको सबको निपटा दें। लेकिन धोनी को होनी होती सर, हारना भी था हमारी किस्मत में। और बस आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो 4-5 लड्डू तो ऐसे ऐसे निपट गए, किसी ने कोई शोर नहीं। लेकिन एक लड्डू जो था बाई चांस बच्चों के गिरोह में गिर गया। तो बच्चों के बगल में उनके पेरेंट्स के रूप में बुजुर्ग लोग थे। बच्चों के गिरोह में गिरते ही बच्चों ने, एक ने तो उठाया होगा उसे, वो चुपचाप साफ करने की कोशिश की होगी, लेकिन दूसरे की नजर पड़ गई, दूसरे बच्चे की। तो उनमें थोड़ा सा आपस में हो गया, तो वो शोर मच गया, यार ये लड्डू कहाँ से आ गया। अब इतना सुनना था कि हमारे जो अगल बगल में हमारे जो दो दोस्त बैठे हुए थे उनके कान खाते थे। लेकिन उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस चीज को। हमने कहा चलो बच गए। अब इस तरफ तो नहीं फेंकेंगे, उसी तरफ। तो हमने लड्डू को उठाया और बुजुर्गों की तरफ गलती से चला। बुजुर्ग ही होते हैं, बड़े सिंसियर भी होते हैं और बड़े परिपक्व मिजाज के होते हैं। उन्होंने लड्डू को उठाया और बच्चों से पूछताछ की, और इस तरह से पार्क में शोर मच गया कि भाई ये लड्डू उधर भी गया, ये आ कहाँ से रही? बस वहीं पोल पट्टी खुल गई थी हमारी। और वो जो 1 घंटे का हरी घास पर का समय था, वो हम जिंदगी में ना भूलने वाला समय था। आज भी हम लोग जब बैठते हैं तीन दोस्त, इस बात का जिक्र जरूर होता, और परिवार के बीच का हंसी मजाक होता है। तो यहाँ से शुरू में मैंने एक सर्वप्रथम लिखा था कुछ, कि मैं अपने आसपास की जो घटनाएं होती है उनको थोड़ा सा अपनी लेखनी में स्थान दूं। तो सर्वप्रथम मैंने इस इवेंट को, इस उत्सव को, इस समय को अपनी लेखनी में उतारा और नाम दिया था हरिदास पर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चंद्रप्रकाश जी, ये जो आपके किस्से कहानियां लिखने की आदत जो आपकी रही, तो उसमें बहुत सारे पल कई बार होते हैं कि बहुत ऐसे कुछ पल होंगे जो आपको बहुत यादगार होंगे, जिसमें से एक ये वाला पल था कि वो यादगार है। कुछ पल ऐसे होंगे कि जब आप बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक हिस्सा ऐसा कि जिंदगी में क्या है, बिल्कुल एक बोलते हैं कि नीचे वाला हिस्सा, कि बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए, या ऐसा कोई भी ऐसा नीचे वाला हिस्सा भी आया, या हमेशा ऊपर ऊपर वाला ही चलता रहा आपकी जिंदगी? सर बहुत आवश्यक और बहुत ही अ, व्यवहारिक सवाल है ये। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सब जगह आते हैं, हर किसी के आते हैं, चाहे वो अ, किसी भी फील्ड में टॉप मोस्ट पर बैठे हुए या किसी भी फील्ड में जो निचले तबके पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं। ये उतार चढ़ाव तो चलते हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा रही, बहुत कृपा रही है। और मैंने जब से उंगली पकड़ के चलना सीखा है, तब से लेकर आज तक जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, पिताजी का और परम पिता परमेश्वर इतना साथ रहा है, इतना इतनी कृपा रही है कि डिप्रेशन वाली हद तक मैं कभी नहीं। थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हर जगह हुआ है, लेकिन वो भी एक इस तरीके से मेरी जिंदगी में आया कि उससे मैंने सबक लिया, बगैर किसी उस स्टेज पर जाने की कि अब क्या हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं नहीं समझता। कुछ इस तरह की भी चीजें हुई चमत्कारिक, जिसे हम अपने अल्फाजों में व्यक्त कर सकते हैं, कि मुझे लगा कि कोई आया है, उसने मेरी उंगली थामी है और मुझे उस भंवर से बाहर निकाला। अब इसको मैं क्या शब्द दूं, क्या व्याख्या करूं? ये मेरे शब्दों से भी ऊपर की बातें हो गई है। बस ये समझ लीजिए कि यही चीजें हुई है। तो अगर आपने कुछ बताना हो, जैसे आज की पीढ़ी को बताना हो,
कि जैसे आपका कई, लेकिन आजकल बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं लाइफ में। चैलेंजेस तो देखो हमेशा, चाहे आपके और मेरे समय में हो या वैसे हो, चैलेंजेस तो लाइफ में रहते ही हैं। जी। चाहे वो आपके 10,000 साल पहले हो, चाहे महाभारत और रामायण का समय हो, चाहे आज का समय हो, तो चैलेंजेस तो रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस से उभरना एक बहुत ही एक कला है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर चैलेंजेस आए तो कैसे उससे उभरा कैसे जाए? जी हाँ सर, इसमें चैलेंजेस को फेस करना और उससे निकल के बाहर आना, इस ये तीन, मैं मानता हूँ कि इसमें तीन स्टेप्स से हमें गुजरना होगा। तो सबसे पहला स्टेप मैं समझूंगा कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस चैलेंज से निपट लूंगा। दूसरा, हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े हैं, परिवार में जो बड़े होते हैं, हमें ये भी विश्वास करना होगा और हमें ये पूरा होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद, चाहे वो फिजिकली हमारे साथ हो या इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। इस चीज को हमें मानते चलना। तो तीसरा स्टेप है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए कि जिसने ये समस्या बनाई है इस दुनिया में, उसकी बनाई होगी, और वो बनाने वाले को ये भी विश्वास होगा कि उसके बंदे इन समस्याओं से निजात पा लेंगे स्वतः। तो अगर हम इन चीजों को, इस विश्वास को अपने साथ लेकर चले, तो डेफिनेटली हम लोग किसी भी समस्या से, किसी भी चैलेंज से बढ़िया तरीके से निपट भी सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये जो सोच आपकी बनी कि ये कोई भी समस्या का हल हो सकता है और हमें बुजुर्गों का या भगवान का या ये एक विश्वास करना चाहिए, तो ये सोच किस वजह से, क्योंकि ये वाली सोच आना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका राज क्या है कि आपका, इसमें दो तीन फैक्टर जो मुझे लगता है कि होते हैं। एक तो होता है कि घर का जो है माहौल ऐसा हो कि जिसमें आपकी ये वाली सोच बनती है। दूसरा आपका हो कि आपके दोस्त या आपका एनवायरनमेंट या आपका जो नेबरहुड है उसमें आपका ऐसा हो। और तीसरा ये होता है कि हम खुद उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं या अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। तो आपकी इस सोच का जो है मेन कारण क्या है? जी हाँ, मैं ये कहूंगा कि आपने जो तीन बिंदुओं पर रोशनी डाली है, वो तीनों ही मेरी इस स्थिति के लिए सहायक रहे। सबसे पहले तो मुझे ये कि ईश्वर पर बड़ा भरोसा है। मैं समझता नहीं, मैंने फेस भी किया है और ये हुआ भी है मेरी जिंदगी में। कई वक्त ऐसे आए हैं कि बहुत कठिन समय जिसे कहा जाए। अब कठिन समय तो कई बार आए हैं, उनका जिक्र करेंगे तो ये एपिसोड छोटा होगा। लेकिन एक एपिसोड के लिए एक छोटी सी बात इतने बड़े ब्रह्मांड में जो मेरे साथ घटी, तो जिसे मैं यहाँ व्यक्त करना जरूरी था। ईश्वर पर विश्वास आदमी को कैसे होगा, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन विश्वास हो गया। वो इस तरह से हुआ कि जब मैं कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा, तो जो वहां से निकलने का तरीका था, जिस तरीके से मैं वहां से बाहर निकला, वो एक साधारण बात। ये तभी हो सकता है जब प्रभु आपको उस समस्या से निकालना चाहे। बस यही मेरी मान्यता है और यही वो चीज घटी
जहां से ईश्वर पर, माँ पर, परम पिता पर मुझे यकीन हो गया कि हाँ, मैं कभी भी किसी मुसीबत में पड़ूंगा, पहले तो इनकी कृपा से वो मुसीबत होगी नहीं, और यदि यदा कदा कभी मैं उससे रूबरू हुआ तो डेफिनेटली इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से मैं उससे पार भी कर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये चंद्र प्रकाश जी, ये साहित्य की दुनिया में जो साहित्य से जुड़ा हुआ कोई आपको वाकया ऐसा हो कि कोई यादगार मोमेंट ऐसा हो कि हाँ, ये वाला एक यादगार वाला मोमेंट है, वो कुछ आप बताना चाहेंगे? साहित्य से जुड़ा हुआ सब में कई इवेंट्स में शामिल हुआ, शिरकत की है मैंने, जिसमें एक बड़े बैनर तले भी एक इवेंट हुआ था। अब तो शायद मैं भूल सा रहा हूँ वो इवेंट का नाम क्या था। वो आज तक चैनल ने ऑर्गेनाइज किया। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हुए थे जो साहित्य जगत में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, और वो हम सभी लोगों के आदर्श बन चुके हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि उस इवेंट में मैं शिरकत कर पाया, वरना मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ। वहां मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। तो वो चीज थी कि मेरे को एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर दुनिया को देखने का मौका मिला, और उस दुनिया को मैंने अपनी लेखनी में व्यक्त भी करने की कोशिश की। दूसरा, मेरी पहली पुस्तक जब अ, बातें बड़े बाबू की, वाकिफ हैं इस चीज से, उसकी लॉन्चिंग हुई थी वर्ल्ड बुक फेयर में, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। तो वो इवेंट वाकई मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हो रहा था। और हमारे जो प्रकाशक महोदय हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी, सुशील जी नाम है उनका। मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग रहा उनका, और सारी चीजें जो थी ईश्वर की कृपा से गुजरती चली गई, और अच्छी तरह से गुजरती चली गई। बहुत अच्छा इवेंट रहा। और वहां पर मैंने देखा कि लोग, वैसे जनरली हम लोग समझते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक आजकल हिंदुस्तान में बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर हम मानते हैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम बुक फेयर में अपनी किताब की लॉन्चिंग पे गया था, तो ये भ्रम जो था, वो मैंने देखा वहां लाखों की तादाद में लोग, यूथ, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वो एक से एक महकमे में कार्यरत, और वहां से रिटायर हुए लोग वहां पर बड़ी उत्सुकता से, बड़ी ही तल्लीनता से, तो बड़े ही स्वाभाविक तरीके से किताबों का चयन कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, और मेरे को बहुत स्वाभाविक रूप से जो प्रोत्साहन मिला कि हाँ, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो वर्ल्ड बुक फेयर था तो विदेशी लोग भी थे वहाँ पे, पूरी दुनिया में किताबों के पाठक बहुत हैं, बेइंतहा है, समुद्र है ये पाठकों का। ये अच्छी चीज है। और हमारा मैं तो एक बहुत छोटा सा लेखक हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं, लेखक हैं, पोइट हैं, और जितने भी ये हम सब लोग हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस अथाह समुद्र को, जो इतना सम्मान देता है, हम इतनी उत्सुकता से हमारे नए एपिसोड को, किताब को, या किसी भी कहानी को बेसब्री से इंतजार कर, तो वो चीज मुहैया होनी चाहिए हमारे द्वारा, जो एक दिशा निर्देश तय करे।
कि हाँ, हमारा समाज किस तरह का है, किस तरह का होना चाहिए, वो हम बना सकते हैं उसी से। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे मुझे भी ऐसे ही लगता था कि किताबें आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब मुझे खुद जब मैंने किताब लिखी और इस किताब लेखन की दुनिया में आया, तो मुझे पता लगा कि हर साल 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें पब्लिश होती हैं। तो 1 लाख जी से जी। ज्यादा अगर पुस्तकें पब्लिश हो रही हैं, तो उन्हें कोई ना कोई तो पढ़ भी रहा है, तभी तो वो हर साल इतनी किताबें पब्लिश हो रही हैं। तो इसलिए लेखन की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, और यही जो है दुनिया जो है सीख देती है, क्योंकि हम एक दूसरे की कहानियों से ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो चंद्र प्रकाश जी, अब आप अपनी किताब जो है बातें बड़े बाबू के बारे में कुछ बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा और मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको कि मुझे मौका मिला आपके इस एपिसोड में अपनी किताब के बारे में कुछ चीजें शेयर करने की। तो मैंने एक बहुत छोटी सी किताब, जिस तरह से मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा सा लेखक, लेखन कार्य में प्रयासरत हूँ, तो उसी तरीके से मैंने किताब भी एक बहुत छोटी सी किताब है, जिसे हम बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपकी किताब भी जैसे है, मेरे ख्याल से है कुछ एक कहानियां ही हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से, जैसे मैंने इस किताब में मेरे ख्याल 45 या मेरे ख्याल 50 पन्नों से ज्यादा नहीं है वो किताब, और जी मैंने हाँ, जी हाँ। किताब पढ़ी, तो इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, और कहानियां बहुत ही जोरदार हैं, जो एक मैसेज देती हैं। तो उसमें से कुछ एक कोई एक कहानी जो आपको बिल्कुल दिल से पसंद हो, हमारे दर्शकों के लिए। किताब तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक अगर आप उसमें से शेयर करना चाहें कि एक कहानी जो आपको बहुत पसंद है, अगर आप ब्रीफ में बताएं। सर, क्योंकि कहानियां मैंने ही लिखी है ये, तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर कहानी को अपना फेवरेट मानूंगा, तो ये बाकी कहानियों के लिए और स्वयं लेखक के लिए अन्याय होगा। लेकिन आपने सवाल पूछा है, तो मैं सम्मानपूर्वक उसका मान रखते हुए कुछ चीजें जरूर बताऊंगा इस किताब के बारे में, किताब की कहानियों के बारे में, और उन कहानियों की किताब के बारे में। सर, एक कहानी है, उसमें सैंडविच का टुकड़ा। हमारे समाज में क्या होता है कि जो थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में है परिवार, खाने की अहमियत भूल जाता है, भोजन की अहमियत भूल जाता है, वो उन टुकड़ों की अहमियत भूल जाता है, जिसके लिए समाज के दूसरे वर्ग में जो कमतर है, अपना जी जान लगा देते हैं, अपना यहाँ तक कि अपना जीवन तक लगा देते हैं उस मात्र चंद टुकड़ों के लिए। तो ये जो असमानता है, एक व्यक्ति खाने को फेंक रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो दूसरा उसके लिए तरस रहा है, ये असमानता मेरी समझ में नहीं आई और मेरे को अच्छी भी नहीं। तो मैंने उस टॉपिक को प्रयास किया कि उस समाज तक पहुंचाया जाए जो भोजन को एंजॉय करने की वस्तु समझता हो, अपनी आवश्यकता अनुसार खाया, अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण किया और बाकी को फेंक दिया। वो ये भूल जाते हैं कि जो फेंकी गई चीजें हैं, उससे कई परिवार पल सकते हैं, कई परिवारों का कई वक्त का भोजन हम वैसे ही फेंक देते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उन तक अपना जज्बा, अपनी बात पहुंचाई जाए। और यदि ऐसे वर्ग में से कुछ भी लोग, एक दो चार, इस कहानी को पढ़ें, तो वो अपने आप को बदलने का ठान लें, तो मेरी वो कहानी सफल हो जाएगी, मेरी ये किताब भी सफल। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी तो मेरे ख्याल से सभी की सभी कहानियां काफी टचिंग हैं,
और जिस हिसाब से आपने एक कहानी का जिक्र किया, सारी की सारी कहानियां ही बहुत टचिंग है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसको हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और उसमें से जो है वो मार्गदर्शन लेंगे। उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो चंद्र प्रकाश जी, जैसे अभी वो बोलते हैं ना कि समय बीतता जा रहा है और हमें पता ही नहीं लग रहा कि समय जा रहा है। तो इसको हम जो है, अब आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं उस बारे में थोड़ा बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा काफी पुराना एक सपना है, सपना कहिए या उसे एक टारगेट है, या कुछ भी समझ लीजिए। मैं समाज में वो चीज पेश करने का मेरा मादा रहा है कि जिससे समाज की जो बुराइयां हैं या समाज में जो कमियां हैं, क्योंकि मेरे अंदर क्या कमी है मुझे नहीं पता, मुझे सारी अच्छाई लगती है। उसी तरह समाज में रहने वाले लोगों को भी स्वाभाविक रूप से ये है कि उनकी सभी चीजें उन्हें सब तरीके से परिपूर्ण लगे, अच्छी लगे। लेकिन ऐसा होता, मुझमें भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप जैसे कुछ बंधुवर हों जो इससे मुझे आगाह करें तो मैं धन्यवाद करूंगा और चाहूंगा कि कमियों को दूर करूं। और यही मेरी सफलता में बहुत अच्छी तरह से सहायक भी हो सकता। मैंने ये चाहा है सर कि जो मैं लिखता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसमें अलग अलग महकमे हो सकते हैं। मैं किताब निकाल लूँ, मैं पोइट्री की किताब निकाल लूँ, मैं उपन्यास लिख लूँ। ये एक तरीके हो सकते हैं कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने। लेकिन मैं इस चीज से भी पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो समाज में अपनी बात पहुंचाने का जरिया है, माध्यम है, वो सबसे बड़ा, श्रेष्ठ और आकर्षक जो तरीका है वो है फिल्म। फिल्में समाज में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी लोग देखते हैं, हर वर्ग के लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि जो हमारे फिल्मी कलाकार हैं वो एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं, एक आदर्श बने हुए समाज। क्यों ना हो, वो समाज की उन तस्वीरों को व्यक्त करते हैं जिसमें जिसे समाज देखना चाहता है, कि बहुत सारे लोगों से लड़ रहा है एक अकेला नायक और उस पर विजय से ही तो प्राप्त करता है। तो ये चीजें समाज देखना चाहता है। तो मैं जैसे पहले हुआ करता था कि ऐसी फिल्में बने जिसे पूरा परिवार, पूरा समाज एक साथ बैठ कर देखे और बाद में सोचे कि हाँ, ये चीज तो अच्छी है, हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए अपने परिवार में, अपने समाज में। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कहानियों पर मैं फिल्म बनाऊं, या ऐसे लोगों से मिलूं जो इस महकमे के हैं, और हम सब एक टीम के रूप में मेरी इस इच्छा को अंजाम तक पहुंचाएं। तो इसमें हम सर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम इस प्रक्रिया में शुरू तो हमने कर दिया है। बहुत जल्दी ही हम एक ऑडिशन इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें फिल्म से जुड़े अलग अलग महकमे, जैसे डायरेक्शन का काम हुआ, प्रोड्यूसर का काम हुआ, फिनांस बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है। कलाकार में किरदार जो हमारी इस कहानियों के हैं वो निभाने के लिए हमें कलाकार चाहिए, संगीतकार चाहिए, कोरियोग्राफर, संगीत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो इन सब के लिए हम एक ऑडिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही इसको एग्जाम देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो इच्छा रखते हैं कि स्वाभाविक रूप से उनके पास वो स्किल है जो सिनेमा में जरूरी है, उस इवेंट में, उस ऑडिशन में भाग लेंगे। और हम निश्चित रूप से
बेहतर और बहुत ही उपयुक्त, श्रेष्ठ फिल्म बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करें। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं चंद्र प्रकाश जी। जो आपने ये बीड़ा उठाया है कि फिल्म, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिल्म जो है हमारे एक सोसाइटी का जो है वो आईना है। और उसी आईने को लेके अगर मैं अपनी खुद की बात भी करूं तो मेरा जो है मोटिवेशन जो है वो फिल्म से ही बहुत सारी चीजें मैंने ली हैं। और इसीलिए मैंने भी अपने चैनल का नाम भी दैट फिल्मी प्रोफेसर के नाम से रखा है। और जिसमें जो है मैं वही जो है चीजें बतानी है, दर्शकों को जो बतानी है। तो कई बार तो ये वाली है कि बिल्कुल जग जाहिर है, समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार जो है वो अनकही चीजें जो मुझे अच्छी लगी, तो वो मैं जो है दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी है कि जो उस माध्यम से आप बहुत सारी अच्छी चीजें हमें मिलती हैं। और कई बार जैसे कि मैं अगर आपसे बात कहूं कि कई बार क्या है कि हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरे जो एक मेंटर गुरु हैं वो बोलते हैं कि आप खराब से खराब व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि मैं वैसा खराब व्यक्ति नहीं बनूंगा। तो उसी तरह जो है बॉलीवुड में भी जो है बहुत सारी चीजें हैं कि हम जो सीखते हैं, और उसी सीख को आगे जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपके अगर एक फिल्म बनाने का एक विचार है और जिसमें ऑडिशंस है, तो मैं तो दर्शकों को बोलूंगा कि अपने जो है यहाँ पे अपना कांटेक्ट दें। सब आपको बता दिए कि ऑडिशंस अगर होंगे तो उसको हम आपको जो है, आप अपना ईमेल या फोन नंबर अपना इस चैनल के माध्यम से आप अपना दे सकते हैं। जब भी हम चंद्र प्रकाश जी ऑडिशंस अगर कुछ लेते हैं तो आपको वो जरूर बताएंगे कि हाँ जी ऑडिशंस में हो सकता है कि आप कलाकार अच्छे हों, हो सकता है आप संगीतकार अच्छे हों, हो सकता है आप कोरियोग्राफर अच्छे हों, जो भी हों। तो जो भी आपका फिल्म से जो जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वो अगर आप जो है इस चैनल के माध्यम से अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप जरूर जो है अपने कमेंट जरूर दीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हम जरूर आपको एक बार मौका जरूर देंगे कि आप भी उस जो है, जो एक मिशन है चंद्र प्रकाश जी की, एक मिशन है कि एक ऐसी जो समाज में जो चीजें हैं वो हम एक डिपिक्ट कर सके, अच्छे से डिपिक्ट कर सके। तो वो हम जो है, आइए हम मिल के जो है उस प्रयास में जो है एक कदम और उठाएं। तो चंद्र प्रकाश जी, आपने जो है बहुत समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिर में लास्ट मिनट क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, तो मैं क्या मैसेज दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोग जो भी कार्य शुरू करते हैं, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करें। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऊपर वाला सब देखता है, उसकी कृपा बनी रहे सबका। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, इस चैनल में पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ना केवल आपकी जो किताब है बातें बड़े बाबू की, वो ही आपकी जो है बिके, लाखों पुस्तकें उसकी बिके, बल्कि जो आपका फिल्म बनाने का जो एक सपना है, और ये जो बहुत ही गहरा सपना है, वो भी जल्द ही वो जो है अपना जो है वो शेप ले, और वो भी हमारे दर्शकों के सामने एक फिल्म आए कि जिसमें कि एक नया डायरेक्टर, नया कलाकार, नए प्रोड्यूसर, नए सारे सारे ही नए हों उसमें। और उनको भी जो है, वो भी उनको एक स्टेपिंग स्टोन बोलते हैं ना, उनको भी एक मुकाम मिला, कि एक मौका मिला कि ये वाली एक मूवी करके उनके लिए भी जो पूरे द्वार जो थे फिल्म इंडस्ट्री के वो पूरे खुल गए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दिल से एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत नमस्कार।